अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और प्रोग्राम के तारुफ से पहले सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कामयाबियों के बारे में है। और ये रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट है। आज 1 नवंबर है और अक्टूबर के महीने की ये रिपोर्ट आई है, और जिससे ये पता चलता है आपको थोड़ा सा शायद हैरानगी हो कि अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा हमले हुए, दहशतगर्दों ने बहुत ज़्यादा हमले किए सिक्योरिटी फोर्सेस पे और शहरियों पे, लेकिन अक्टूबर के ही महीने में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दों का। और ये काफ़ी खुशाइंद बात है। इसकी वजूहात मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन सितंबर में 69 हमले हुए, जबकि अक्टूबर में 19 गुना इजाफे के साथ 89 यानी कि 99 हमले हुए, 89 भी कहते हैं इसको। लेकिन ज़्यादातर में नाकामी हुई और जानी नुकसान 19% कम हुआ सितंबर के हिसाब से। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 67 दहशतगर्दों को हलाक किया, जो 2002 के बाद से एक महीने में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसके अलावा ये मैं अक्टूबर का सिर्फ बता रहा हूँ आपको। इदारे ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी करार दिया और कहा है कि शहरियों की अमवात में 92% कमी हुई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और शहरियों के लिए एक सुकून का सांस होगा कि इतने हमले हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा हमले हुए, लेकिन सबसे कम नुकसान अक्टूबर के महीने में शहरियों का हुआ। 92% कमी आई है उसमें, लेकिन उसकी कॉस्ट सिक्योरिटी के अदारों ने पेश की अदा की है और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके इन शहरियों की अमवात में कमी लाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों की अमवात में भी 52% कमी आई है। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। और इसी अक्टूबर के महीने में इसकी वजूहत क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन अक्टूबर के महीने में टीटीपी के डिप्टी कमांडर मुफ्ती मुजाहिम की हलाकत हुई, जो कि डिप्टी चीफ था टीटीपी का। उसके सरबराह नूर वली महसूद के बाद उसके बाद टीटीपी कमांडर काजिम को हलाक किया गया। टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद पर काबुल में हमला हुआ। हाफिज़ गुल बहादुर के कैंप पर हमला हुआ। टीटीपी का कमांडर सैफुल्लाह साथियों समेत हलाक हुआ और टीटीपी कमांडर तारिक कोचाई और हकीमुल्लाह हलाक हुए। और ये सब कुछ अक्टूबर के महीने में हुआ। इसलिए हुआ कि अक्टूबर के महीने में स्टेट ने यह फैसला किया कि अब हम दहशतगर्दी से क्लैरिटी के साथ लड़ेंगे, और बातचीत से अगर मसाइल हल नहीं हो सके तो अब हम अपना मुक्का दिखाएंगे। और मुक्का दिखाने की जब मुझे बात आपसे करूं तो मुझे याद आया अब्राहम लिंकन का मुक्का। अगर आप वाशिंगटन डीसी कभी गए हों, गूगल पे भी वैसे देख सकते हैं, लिंकन मेमोरियल हॉल है वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। वहाँ पे अब्राहम लिंकन का एक मुजस्समा है। उस मुजस्समे में उसका बायां हाथ जो अब्राहम लिंकन का है, एक मुक्के की शक्ल में ऐसे उसका मुजस्समा बनाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि वो मैसेज दे रहा है मुखालफिन को अमेरिका के कि अगर खाना जंगी करनी है, अगर जंग करनी है तो मैं जंग के लिए तैयार हूँ और मैं जंग करूँगा। लेकिन दूसरा हाथ उसने थोड़ा सा खोला हुआ है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि सिंबॉलिकली ये बात बड़ी अहम थी आपसे शेयर करना कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक कोशिश की बातचीत करने की टीटीपी के साथ, और अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने कभी फड्डा नहीं किया था, इसके बावजूद कि हम रोज़ाना शहीदों की लाशें उठाते थे। लेकिन फिर एक मौका आया कि पाकिस्तान को अपना मुक्का अब्राहम लिंकन की तरह दिखाना पड़ा। और फिर जब अफ़गानिस्तान के अंदर हमले हुए और उसके बाद जो यहाँ पे साथ ही उन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और उसमें जो नुकसान हुआ है, तो अब इस दफ़ा मुक्का साथ और दूसरा हाथ नेगोशिएशन का साथ, इसका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। अगर आप पावरफुल पोजीशन से बात करेंगे अपने दुश्मन के साथ, तो दुश्मन आपकी बात समझता है और मानता भी है। यही बात इंडिया के साथ भी हुई थी मई में, जब उसकी ठुकाई हुई तो अमेरिका के पास गया कि बातचीत कर लें, तो बातचीत भी हुई। फिर हमने सीज़ फायर भी किया, अफ़गानिस्तान के साथ भी सीज़ फायर किया है। लेकिन अगर खिलाफ वर्जी होगी तो उसके साथ फिर वही होगा जो मुक्के के ज़रिए होना चाहिए। लेकिन अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए और ये सीज़ फायर रहे दोनों बॉर्डर्स पे, और इस खित्ते के लोग खुशहाल हों, पीस में रहें, अमन में रहें। और आज के प्रोग्राम का तारुफ अहम खबर टॉप स्टोरी हमारी होगी, इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं। फवाद हुसैन चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जो मीटिंग हुई है शाह साहब के साथ उनकी इमरान इस्माइल की, उसमें इतना शोर पड़ गया है पूरे पाकिस्तान में और किसी डील की बातें सुन रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये PTI के मफादात के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। क्या इसमें सच क्या है? इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोशिशें हो रही हैं तो ये PTI के ख़िलाफ़ कैसे बात जाती है? और जो लोग ये शोर मचा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से क्या है? उनका ताल्लुक़ उस
जेल इकोनॉमी से है कि इमरान खान को सलाखों के पीछे रखो और चंदे इकट्ठे करो और पैसे कमाओ और अपनी लीडरशिप भी यहाँ पे कायम रखो, तो क्या ये वो बात है या कुछ और है? इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा 27वीं आईनी तरमीम, नया हुकूमती चैलेंज। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI के, उन्होंने दावा किया कि मंडे को 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। ये उनके ख्याल में उनका दावा है, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक ऐसा समझते हैं या नहीं, ये हम आपको बताएंगे हॉट इशू में। वज़ीर ममलकत हैं बराए कानून और इंसाफ, और उनसे पूछेंगे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है और बाकी जो पाकिस्तान में सिचुएशन है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ई चालान। ये कराची में आपने देखा करोड़ों रुपए के जुर्माने हुए हैं, अचानक ई चालान शुरू हो गया। उस पर सोशल मीडिया में बड़ी दिलचस्प मीम्स भी चल रही हैं बाय द वे, और उस पर पूछा ये जा रहा है कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। इस पर बात करेंगे आज के एडिटोरियल। सूबों को, दूसरे शहरों को क्या करना चाहिए ई चालान के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी से। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और सियासी रहनुमा। ये फरमाइएगा कि अभी एक आपने कुजे में बम मारा है जिसे कहते हैं मैं ये कहूँगा, अचानक मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, आपकी लाहौर में हॉस्पिटलाइज हैं वो, और अचानक ही पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं, कुछ आप पे तनकीद कर रहे हैं। क्या ये आपने कुजे में बम क्या मारा है, ज़रा बताएँगे आप? नहीं, सच्ची बात यह है कि कोई ऐसा बड़ी को प्लान नहीं था काम। वो इशू ये था कि महमूद मौलवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आए थे, और इस्लामाबाद में वो आए तो बात हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बीमार हैं, उधर PKI है, वो PKLI में है, उनका कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा कि, तो बात ये हो रही थी कि ये जो लीडरशिप है, ये जो लोग जेलों में चले जाते हैं उनको पूछते ही नहीं दोबारा। जैसे आपके प्रोग्राम में भी पहले भी ये बात हुई थी कि मैं 7 महीने जेल रहा, कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तुम जिंदा हो, मर गए हो, क्या हो गया, जैसे तो यही एटीट्यूड होता है। तो मैंने उन्हें कहा वैसे अगर हम जा सके तो हमें जाना चाहिए शाह साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चले, मैं कल जो हूँ यहाँ पे फारिग हूँ और चलते हैं, और इमरान इस्माइल जो हैं उनका भी पता करते हैं, अगर वो भी चलना चाहते हैं। तो इमरान ने कहा बिल्कुल मैं चलता। इमरान इस्माइल का नाम कहाँ से आया? मतलब ये मैं और महमूद मौलवी साहब बात, हम आपस में राब्ता रहता है, दोस्त है पुराने, सब ज़ाहिर है पुराना, हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, बाकी सब दोस्तों से भी ताल्लुक रहता है। तो वो भी उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ौरन चलें। वहाँ जब हम गए तो पहले कोट लखपत में तारीख थी, तो एजाज चौधरी साहब से भी, महमूद रशीद साहब, ये सब लोग वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई, एजाज चौधरी साहब से भी होगी। एजाज चौधरी साहब से ज़रा तफसीली हुई अलहदा, और उसके बाद हमें शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी चले गए। और वहाँ से मतलब हम तो फ्रेंकली कोई ऐसा तस्वीरें वगैरह हम तो नहीं देना चाह रहे थे, वो कोई और एक छुप के मीटिंग कर रहे थे, खुफिया थी? छुप के नहीं, लेकिन मतलब हमने सोचा नहीं था कि पब्लिसिटी चाहते थे, पब्लिसिटी हो जाए। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा वहाँ चले गए, इतना आसान तो नहीं है मुलाकात करना शाह महमूद कुरैशी साहब। हॉस्पिटल में इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी इजाज़त तो लेनी पड़ती है। कहाँ से ली इजाज़त, कैसे मिली, कुछ थोड़ा सा ये भी बताएं, लोग हमें सवालात उठा रहे हैं। ये तो महमूद मौलवी साहब का इनिशिएटिव था, उन्होंने गए हैं, और सच्ची बात यह है कि मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्या इजाज़त ली, क्या ली। पंजाब हुकूमत ने दी होगी ना इजाज़त तो, या नहीं, लेकिन उससे पहले भी बाकी नहीं, जब हम गए हैं तो उस वक्त उनके पास सारी फैमिली बैठी थी, लोग बैठे थे। आई डोंट थिंक सो इतना आसान होता है। जेल में हैं, कैद में हैं, जेल में नहीं है, जेल में नहीं, कैद में हैं, लेकिन कुछ तो पैरा होता है पुलिस का। हॉस्पिटल में इसीलिए तो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल्स में थे तो उनकी मुलाकातें बड़ी आसान होती। तो आप समझ रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के रास्ते पे चल पड़े हैं? 2-2.5 साल उन्हें जेल में हो गए हैं, अगर वो बीमार हो गए हैं तो वो नवाज शरीफ साहब का रास्ता तो और था ना। ये तो खड़े हैं लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए। तो यही तो आप लोगों पे ऑब्जेक्शन तो यही आ रहा है पार्टी PTI की तरफ से कि ये खड़े हैं लोग और आप लोग इन्हें बिठाने जा रहे हैं, ऐसा है? कैसे बिठाने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग इनको चाहते हैं कि इमरान खान डट के खड़ा है, यानी अगर वो और ये आप हौसला तोड़ना चाह रहे हैं, अगर अलग से पार्टी में एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही हैं। नया ग्रुप क्या कह रहा है? नया ग्रुप कह रहा है, हाँ कह तो ये रहे कि इमरान खान को रिहा करो। तो इमरान, जो बंदे ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करें और उन्हें जो है वो एक पॉलिटिकल स्पेस दी जाए,
वो फिर क्या ग्रुप बना? तो आप ख्याल में वो लोग सिंसियर हैं इमरान खान के साथ? वो ही तो सिंसियर है। अगर वो ही सिंसियर हैं तो फिर असद उमर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं इसका हिस्सा, मुझे ना कहा असद उमर साहब अगर समझते हैं कि इमरान खान को नहीं रिलीज होना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी साहब और इरशाद चौधरी साहब को भी और रगड़ा लेना चाहिए, तो फिर मैं तो कुछ नहीं। वो देखें, वो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, वो पोस्टर बॉय थे, ये तो और फिर उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट किया। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग होंगे जो समझते यही हैं कि ये जो इमरान खान की रिलीज, देखें मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी, एक तरीका है, नुक्ता नज़र है देखने का। एक नुक्ता नज़र ये होगा जो हुकूमत का होगा कि जी देखिए हमारे मामला तो अमेरिका से भी सही हैं, सऊदी अरेबिया से भी सही हैं, चीज़ें ज़बरदस्त हमारे कंट्रोल में, हमें क्या ज़रूरत है बात करने की। और दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, जो पीटीआई के अंदर एक नुक्ता नज़र है कि नहीं जी, हम तो जब तक इनकलाब नहीं आएगा इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। हम इन दोनों नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करते हैं। नहीं, ये आप बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन बात ये है कि ये शक क्यों है आप पे, शक ये है इमरान इस्माइल पे, महमूद मौलवी पे, और पार्टी के अंदर लोग कर रहे हैं शक, और कुछ बाहर बैठे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, मैं यही आपसे देखे ना, बात ये है, तबकात है, लोग हैं। मैंने खान साहब को डाला में जब मिला, मैंने उन्हें कहा सर आपने 40-50 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है जेल के अंदर आके। 40-50 मिलियन डॉलर की। मैंने कहा जी अब आपके नाम के ऊपर फंडिंग होती है, वकीलों को देने के लिए पैसों के लदा फंडिंग होती है, यूट्यूबर बैठे हुए हैं वो आपके नाम के ऊपर यूट्यूब फंड कर रहे हैं, बाहर लोग बैठे हुए हैं जो सारी आपके नाम के ऊपर बेच रहे हैं, ये लोग आपको बाहर नहीं आने देंगे। मैंने कहा जी ये बात ठीक है आपकी। खान साहब का क्या रिस्पॉन्स? मैं आपको पूरा वाकया सुने। मैंने उन्हें कहा जी आपको बाहर आसानी से नहीं आने देंगे। तो ये नुक्ता नज़र, जब आप खुद अग्रेसिव बातें करते हैं और आप इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को इस तरह से टेक ऑन करते हैं, तो ये ठीक है, वो आपको अंदर रखना चाहते हैं, कोई शुबा नहीं मुझे, वो आपको अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बहुत ज़्यादा आपके भी जो है वो 24 घंटे आपको भी उठा के रखते हैं ना कि बस ये इनकलाब ही आना है तो आपने आना है, वो आपके लिए नहीं कर रहे। ये 40-50 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जिसमें उनका शेयर है। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा सच्ची, उन्होंने कहा मुझे कितनी बड़ी चल रहा है। मैं कह रही ये पूरी गेम चल रही है, ऐसे आप ना करें। हमें देखिए, मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम में कितने दफ़ा बात ये कर चुका हूँ, पाकिस्तान में हमारा कोई मकसद और नहीं है सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है। सियासी दर्जा हरारत कैसे नीचे आएगा? एंगेजमेंट से। अगर हुकूमत और हुक्मरान ये समझें कि उन्होंने पीटीआई को और इनको एंगेजमेंट ही नहीं करनी, तो मुझे आप बताइए पीटीआई के पास, इमरान खान के पास सिवाय इसके क्या चारा रह जाता है कि वो रोज़ लॉन्ग मार्च हों, रोज़ाना एहतजाज हों, इस्तीफ़े हों, चीज़ें हों। लेकिन अगर हुकूमत एंगेजमेंट करती है तो फिर पीटीआई को भी उनको रास्ता देना चाहिए। फिर ये भी ना करें कि छोटी सी जब रिलीफ मिलती है तो आप सर पे चढ़ जाए, पे देखा हमने करा लिया, ये ना करें आप। पीटीआई को एक कदम पीछे हटना है, हुकूमत को, हुक्मरानों को एक कदम आगे बढ़ना है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे हम पाकिस्तान के अंदर, और पिछले प्रोग्राम में आपको याद है मैंने आपको कहा था कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका हो रहा है, मीडिया का हो रहा है, जिसका जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। हर दौर में होता है। आप एक तो जो पर्सनल है, मैं पर्सनली में क्या है, मैं मीडिया की गल नहीं, पर्सनल मैं गल आज जिक्र नहीं की थी। हमारे दौर में मीडिया बड़ा आजाद था। तो पहले गवाही दो, मैं पर्सनल गल नहीं की, मैं मीडिया की बात। अच्छा, आप आगे चलें। मीडिया का हो रहा है, सिविल सोसाइटी का हो गया, आइन का हो गया, हमने इनको भी तो बचाना है ना, तो एक कदम इससे ऊपर जाना। अब मेरी ख्याल के अंदर अब हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, मैं हैं, कुछ लोग इसमें हमें अब ऐड भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे चौधरी सरवर साहब हैं और लोग हैं, वो लोग भी इसमें अब आ जाएंगे। तो हम एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को मिलना चाहते हैं, PMLN के मिनिस्टर्स। किसको मिलना चाहते हैं? अब देखते हैं उनमें से आपके ख्याल में प्रेफरेंस किसकी होगी? आप अब जाहिर वहाँ भी हॉक्स और डव्स दोनों हैं। देखिए, मैं नाम लूंगा ना फिर, अच्छा तो पता ना, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ठीक, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर से भी मुलाकात करें, ताकि हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखें ये जो लोग हैं, जो 70 साल से ऊपर के लोग, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, और इनको कितनी आपने जो है वो हम भुगतना है इन्होंने। आप सियासी टेम्परेचर नीचे चाहते हैं, ये असल पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने 2-2, 2.5 साल अंदर हो गए, इनको मौका दें, ये लोग बाहर निकलें और एक टेम्परेचर नीचे आए, इमरान खान को, बुशरा बीबी को रिलीफ दें, यहाँ से हम आगे चलें। ठीक। अच्छा, आपने जिक्र किया चंदा चोरों का कि वो इमरान खान के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं और वो सब कुछ करते हैं। हमने देखा कि वही लोग TTP के साथ, जो दहशतगर्दों की तंजीम है, उसके साथ मुज़ाकरात पे जोर देते हैं, लेकिन इमरान खान को कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात ना करें। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है,
ये सिर्फ पैसे की वजह से है या ये लोग किसी और एजेंडे पे हैं? देखिए, यहाँ पे लोग हैं जो माचिस लेके खड़े हैं, जो ही अलाव कम होता है वो दोबारा तीली लगा के उस अलाव को बढ़ाना चाहते हैं। माजी में देखें ना, हमसे क्या गलती हुई, हमसे जो मैं बात कर रहा था कल परसों, हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे पीटीआई के और वो भी एग्री कर रहे थे, हमने उनसे, मैं कह रहा था कि हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब पार्टी ने हम पे जोर दबाव डाला कि आप एस्टैब्लिशमेंट से अपने राब्ते ख़त्म करें, तो हमने उस दबाव में राब्ते ख़त्म कर दिए। हमें बिल्कुल नहीं ख़त्म करने चाहिए थे। अब यही बात है, आप PMLN है, पीपल्स पार्टी है, आप कहते हैं जी इनसे तो हम जो है वो बात ना करें, TTP से बात कर लें। किस कदर मकाना बात है। नहीं, लेकिन ये बात समझ क्यों नहीं आती आपके PTI के सपोर्टर्स को? PTI के सपोर्टर्स को समझ नहीं आ सकती ना। PTI के इतनी गुमराही उन लोगों ने फैलाई हुई है, आप लोगों का नैरेटिव इसका मतलब है कमजोर है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ये होता है। तो आपके ख्याल 70 साल सारे लोग इतने मैग्नानिमस नहीं होते जितने आपने किया, जिस तरह आपने कह रहे हैं ना कि आपने कभी जाती बात नहीं की है, सारे लोग इतने मैग्नानिमस तो नहीं। चुप ही करवा दिया मैग्नानिमस कह के, चले मैं मान लेता हूँ। नहीं, तो मैं सिर्फ आपसे कहना ये चाहता हूँ, पर्सनल एक जो लड़ाइयाँ हैं ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसमें रैशनैलिटी खो गई। मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं इनको अगर रिहा किया जाएगा तो टेम्परेचर नीचे आएगा, फिर वो लोग जो बातचीत के हक में हैं, जो TTP स्टाइल नहीं चाहते, वो उन तक नैरेटिव पहुंचेगा और असर करेगा। एब्सोल्युटली। आप मिसाल के तौर के ऊपर अब ये जो लोग हैं सारे, शाह महमूद कुरैशी साहब है, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, उनके ऊपर तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि इन्होंने इमरान खान को जो है वो छोड़ा या किया। इस उनसे ज़्यादा कुर्बानी और क्या महमूद कुरैशी को कह देंगे लोग, वो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं जी वहाँ सूबा अलग बन रहा है, उनको वहाँ पार्टी दे देंगे, ये कर, अभी बातें हो रही हैं। तो 2 साल पहले छोड़ देते, शाह साहब ने छोड़ना होता वो। जब जो बंदा सफर कर रहा है, जो उसी पे शक किया जा रहा है, वो लोग नहीं, और करता कौन है? जो बाहर बैठा हुआ है, जिसने ज़िंदगी में जिसके ऊपर कभी को पर्चा नहीं हुआ, जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो बैठ के बाद में आता है, काम शाम करके आता है, रात को वो 2-4 सब लोगों को गालियाँ निकालता है, सो जाता है, सुबह उठता है, नाश्ता करता है, उसके बाद फिर 2-4 गालियाँ निकालता है, फिर काम पे चला जाता है, फिर इस तरह तो नहीं ना पार्टियाँ चल सकती। देखिए, एक ही इस पार्टी का प्रॉब्लम। फिर देखें ना खान साहब, इसीलिए देखें ना, इसमें हमने खान साहब से तो मैंडेट नहीं है हमारे पास, ना ही हमने खान साहब से पूछा है। हम तो खान साहब को रिहा कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इमरान खान, बुशरा बीबी, इन लोगों को जो है, और बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो बाहर आए, मुल्क का टेम्परेचर नीचे आए। और एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखें, पाकिस्तान में हमेशा ये तरीका रहा है कि अपोजिशन दुआ करती है कि एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई हो जाए और हम और एस्टैब्लिशमेंट मिल के हुकूमत के खिलाफ आ जाए। ये कोई तरीका नहीं है। जब हम कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस इक्वेशन में शामिल करना ज़रूरी है, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशन ख़त्म होनी चाहिए। सो वी शुड स्पीक टू विद द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ कम्प्रिहेंसिव फार्मूला इन द एंड। फ़िलहाल हमारी तवज्जो सिर्फ इतनी है, टेम्परेचर नीचे लाएं, और टेम्परेचर नीचे आएगा जब आप जो राइटफुल लोग हैं उनको आप राइटफुल, ये भी हम नहीं कह रहे कि आपने कोई उनसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ उनको देना है, आपने उनको जो कानूनी रिलीफ है वो अच्छा, लेकिन ये बात आपकी बड़ी लॉजिकल है, कानूनी रिलीफ उन्हें मिले, लेकिन शक जो है, शक का जो पौधा है, बीज नहीं अब तो पौधा है ना, और वो बाहर बैठे लोग आप कह रहे हैं उसको पानी भी दे रहे हैं, वो सबसे पहले वही शोर में चाहते हैं डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। क्या डील? आप PTI के लोग ही नहीं PTI की लीडरशिप को बाहर आने देना चाहते। मेरा ये मतलब है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मुझे आप बताइए कि ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं या जो लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो इस बात के ऊपर ये कहना कि ये महमूद मौलवी ने या इमरान इस्माइल ने या फवाद चौधरी ने या बाकी जो सारे हमारे दोस्त हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और ये जो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, ये लोग बाहर आएँ, तो मुझे ये बताएं कि वो क्यों इनको जेल में रखना चाहते हैं? अभी आपने खुद बताया इकोनॉमी है उनकी, जेल इकोनॉमी, जैसे वॉर इकोनॉमी होती है, ये जेल इकोनॉमी है। तो और लीडरशिप की, अच्छा, और इससे टेम्परेचर ऊपर रहे, ठीक, टेम्परेचर ऊपर रहे, लड़ाई की कैफियत। ये तालिबान यही तो कर रहे हैं, दहशतगर्द, कि जी एक जंग लगी रहे जिसमें उनका नारकोटिक्स का बिजनेस चले, स्मगलिंग का सिमरिंग रहे, ठीक, सिमरिंग करते रहना चाहते हैं। लेकिन बात यह कि सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, और ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल अलीमा खान करती है, और वो इमरान खान को मैसेज लेके आती हैं, फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। नहीं, शेर अफजल मरवत, अच्छा चले ठीक है, मरवत साहब तो बादशाह आदमी है। नहीं तो बादशाह हैं तो फिर उनको डिनाइल तो कोई नहीं आया। ठीक है, चले आप। तो मैं ये सवाल ये है कि जब वही बहन ही नहीं चाहती, ये एक थ्योरी है कि बहन ही नहीं चाहती। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने लिखा है ये कि अगली वज़ीर-ए-आज़म अलीमा खान होंगी,
उन्होंने लिखा है, उनके बहनोई हैं, वो तो रिश्तेदार हैं, उन्होंने लिखा है। तो फिर क्या फैमिली के लोग भी मैंने हफीजुल्लाह खान साहब को बाहर नहीं आने देना? मैंने हफीजुल्लाह नैयर साहब से कहा कि बड़ी माजरत दे नाल ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं है। इस वास्ते ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ बैठ करो। सारे नियाजियों के बारे में बात ना करें। सही बात है, तो हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन इस पे इनके पास इमरान खान के अलावा इन कोई बंदा नहीं है। बंदे से मुराद आपकी के इंटेलिजेंस, सब्सटेंस है, जो लोगों को साथ लेके चलने की, हम जो वो अपना सब्सटेंटिव आदमी जो लोगों को साथ लेके चलने की अहलियत रखता हो, जो लीडर है, बाकी कोई नहीं है। अलीमा बीबी का जो रोल है वो इस हद तक ज़रूर है कि इमरान, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक उन्हें चलानी चाहिए, लेकिन चूँकि वो पॉलिटिशियन नहीं है और उन्होंने अपने आप को जो सराउंड किया फिर खान साहब ने भी जो किया, लेकिन अब जो सलमान राजा हो गए या ये जो सारे लोग हो गए तो पॉलिटिकली सियासी नाबालिग है ना, इनसे क्या उन्होंने करना है। आप पहले ये बात समझते रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना पड़ेगा स्ट्रीट पे, अब आप कहते हैं कि वो नाकाम हो गई है तहरीक, वो नहीं चल सकती, खान को ऐसे रिहाई नहीं मिल सकती, ये तरीका है कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए, निगोशिएट किया जाए। तो आप अभी जो नए वज़ीर आला आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये और उनके साथी मिल के जो कह रहे हैं हम खान को रिहा करवा लेंगे सड़कों के ज़रिए, आप क्या समझते नहीं करवाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो उनको इमरान खान, जब आप शुरू से ही ये करेंगे कि ये तो दहशतगर्द है, इसको हमने वज़ीर आला नहीं बनने देना, इसके लिए हम ये कर देंगे, वो तलखियाँ पैदा होंगी। बट टू बी फेयर विद सोहेल अफरीदी, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, उन्होंने अभी तक बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। देखिए, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल PMLN अमीर मुकाम साहब को कॉल किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कॉल किया, दिस इज़ द वे टू गो। अब वो उन्होंने यहाँ पे आके डाला में कहा कि डायलॉग होना चाहिए। तो आप सोहेल अफरीदी को मैं अर्ज़ी ये कर रहा हूँ कि अगर आप इंगेजमेंट ही नहीं करेंगे, अगर आप उसको रास्ता ही नहीं देंगे और सिर्फ रास्ता उसके लिए ये बचेगा कि वो एहतजाज करे, तो वो और क्या करेगा? ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब हमसे बात करने का, लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं मीटिंग के बाद और सीधा हमारे साथ आए हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और देखेंगे कि आपकी कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू 27वीं आइनी तरमीम, नया हुकूमती चैलेंज। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद और 27वीं आइनी तरमीम, नया हुकूमती चैलेंज, ये है हमारा आज का हॉट इशू। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ। इनसे ये भी पूछेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत क्यों नहीं बन पा रही, वहाँ पे नया वज़ीर आज़म क्यों नहीं आ रहा, मसाइल क्या चल रहे हैं और क्या नया इलेक्शन कमिश्नर आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या नहीं आएगा। और सोहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दावत दी है कि आएँ इकट्ठे बैठ के मुल्क के लिए कोई प्लान करते हैं। उस पर हुकूमत को क्या जवाब मिला है? बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। फरमाइएगा कि मंडे को 27वीं तरमीम पेश हो रही है, उसके कोई सेलिएंट फीचर, जैसे सवाल आता है पेपर में, सेलिएंट फीचर बताएं कुछ हमें, कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं कहीं और की, क्योंकि ना तो सेनेट का इजलास है और ना ही नेशनल असम्बली का इजलास है सोमवार वाले दिन। पता नहीं ये खबरें कहाँ पे गर्दिश कर रही हैं और कौन ऐसी खबरें फैला रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने टीवी चैनल पे बैठ के फरमाया है JUI के, पता नहीं, मेरे तो इल्म में नहीं है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से ही मुंसलिक हूँ। लेकिन हमने तो किसी बाज़ाब्ता ड्राफ्ट पे काम शुरू भी नहीं किया या बाज़ाब्ता 27वीं आइनी तरमीम पे काम शुरू नहीं किया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी आएगी डंके की चोट पे आएगी, आउट इन दी ओपन आएगी। हमें क्या किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत है या रात के अंधेरों में जो है उसको छुपा के लेके आएंगे। बिल्कुल हमारा इस्तेकाक है और बिल्कुल सामने लेके आएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बातचीत ज़रूर चल रही होती है मुख्तलिफ टाइम्स पे, कानून के अंदर, आइन के अंदर मज़ीद बेहतरी, मज़ीद जो है उसमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और चेंजेस जो आपकी ज़रूरी होते हैं वो आपको करने होते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं, 26वीं भी हमने की और इससे पहले भी जो 26 आइनी तरमीम हैं वो इसी पार्लियामान ने की हैं और 27वीं भी यही पार्लियामान करेगी। तो मैं बसद एहतराम उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पता नहीं सोमवार वाले दिन वो पाकिस्तान में आइनी तरमीम ला रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं ला रहे हैं। अच्छा, अगर आप सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बात से एग्री नहीं करते
तो कम से कम ये तो बता दें आप, जो आपने खुद फरमाया है कि बातचीत तो चलती रहती है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे बातचीत चल रही है 27वीं तरमीम के हवाले से, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है? देखिए, ज़ाहिरी बात है, एक आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और उसके लिए ब्रॉडर कंसेंसस या ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। एक तो आपने देखा कि पंजाब असम्बली से 140A के ऊपर जो है वो अब उनकी जो कह लें रिकमेंडेशन है वो आई है बाय वे ऑफ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लोकल गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के इस बात पे इत्तेफाक करना चाहिए कि वाकईतन हमें लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और यही काम जो एक इन्विजिज किया गया था 18वीं तरमीम के तहत वो अभी भी नामुकम्मल है। मेरे ख्याल से तो वाकईतन 140A के अंदर मज़ीद बेहतरी आ सकती है, और जो एक्चुअल डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो निचली सतह तक जाने के लिए इंतहाई जरूरी है। 140A पे जो तब्दीली आप कर रहे हैं लोकल बॉडीज़ के हवाले से, उस पे सिंध की हुकूमत ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और उनका लगता नहीं कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या बाकी सियासी जमातों का भी। तो क्या वो ऑन बोर्ड है आपके साथ पीपल्स पार्टी ऑन दिस इशू इन 27वीं तरमीम? देखें, अगर तो ये 27वीं तरमीम का हिस्सा बनी तो ये तो रिकमेंडेशन आई है पंजाब असम्बली की तरफ से, और उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए, और ये जब भी आईनी तरमीम हो पैकेज ही बनाएंगे ना आप, या अलग अलग वहाँ से करेंगे मुतालबात को? जी नहीं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन अफसार साहब ये भी चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर कंसिडर करें कि हर सियासी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, और हर सियासी पार्टी के अपने कोई पॉलिटिकल पर्पसेस भी होते हैं और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। ज़ाहिरी बात है कि जो हमारे साथ इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, MQM भी है, PMLQ भी है, दीगर पार्टीज़ भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, तो लाजमी नहीं है कि वो तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक हो, लेकिन आपको जब एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करना होता है तो चीज़ों को डाइल्यूट भी करना पड़ सकता है, और चीज़ों को कुछ जो है मुख्तलिफ एंगल से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपने चीज़ों को डाइल्यूट करने की बात की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आप आज़ाद कश्मीर के साथ आएँ हुकूमत में, लेकिन आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, और इसलिए वहाँ पे मामला खटाई में पड़ गया। आप चाहते हैं इलेक्शन फौरी करवा दिए जाएँ अदम एतमाद के बाद कश्मीर में। पीपल्स पार्टी चाहती है कि असम्बली की मुद्दत पूरी हो। दूसरी तरफ JUI वो तो आपके बिल्कुल इस वक्त मुखालिफ जा चुकी है। उनकी जो तकरीरें आई हैं, मरीम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, उनके ऊपर उन्होंने जो तनकीद की है, उसके बाद से तो लगता है फासले बढ़ गए हैं। तो 27वीं तरमीम अगर आई तो आप 2/3 कैसे पूरा करेंगे? कुछ फार्मूला हमें भी अंग्रेजी समझा दें इसकी, लोग जानना चाह रहे हैं, सवाल है लोगों के ज़हनों पे। देखिए, अगर आप नंबर्स को देखें तो जाहिर बात है कि नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, और मेरे ख्याल से अब ऐवान भी कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। तो अगर कंसेंसस डेवलप नहीं होता अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ, तो दैन फिर हमारे पास इतनी खुद जो है 2/3 अक्सरियत मौजूद है ऑन द ट्रेजरी बेंचेस कि हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये तो तब होगा JUI के बगैर, जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी। ये देखिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हों आईनी तरमीम के ऊपर, और होना भी चाहिए। जिस तरह पिछली दफ़ा PTI के दोस्त जो थे वो मुत्तफ़िक थे, पार्लियामेंट के बाहर तो वो कहते थे कि बिल्कुल तमाम तर बातें दुरुस्त हैं, आईनी तरमीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर आके वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव टो करते थे, क्योंकि कहीं से और हुक्म आता था, और इमरान लॉ उस वक़्त से लेके आज दिन तक यही चल रहा है, हुक्म तक किताबें हैं। मैं ये आपको ज़रूर बता दूं कि एक तो 2/3 अक्सरियत जो है वो बिल्कुल ऐवान मुकम्मल है। जहाँ तक आपने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात की, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हमारी पार्टी का हक है कि हम सिर्फ उस प्रोसेस तक उनके साथ हों, और अगर हम ख्वाहिश नहीं रखते हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरह वफाक में काबीना का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, या पंजाब में काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इत्तेहादी हैं, और हम बिल्कुल उनको साथ लेके चल रहे हैं, वो हमें साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे डिफरेंस ऑफ जो है एक थॉट हो सकता है, और उसी हवाले से हमने बेहतर समझा, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने बेहतर समझा कि वहाँ पे काबीना का हिस्सा बनने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अच्छा वहाँ पे टोटल टाइम ही जो है वो तकरीबन 7-8 महीने या 9 महीने रह गए हैं। तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर भी इख्तलाफ है।
देखिए, इसमें जो कानूनी और आईनी पोजीशन है अफसार साहब, वो तो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका आपस में जो है कंसेंसस होना चाहिए और वो उस पर इत्तफाक एक कायम करें और उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर बढ़े। अब यहाँ पे ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन फिल वक्त मौजूद हैं और पिछले लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने उससे लेतो लाल से काम लिया और उन्होंने जंप किया और वो स्टेप 2 पे पहले चले गए स्टेप 1 से पहले। और उसके बाद फिर मई के महीने में आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने ख़त भी लिखा बाज़ाब्ता तौर पे, उनको कहा कि आप मशावरत करें, लेकिन उस ख़त का भी कोई खातिर खा जवाब नहीं था और इसी हवाले से वो तमाम तर मामला जो है ताख़ीर का शिकार रहा। अब जैसे ही लीडर ऑफ द अपोजिशन आ जाएंगे तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ जाएंगे, क्योंकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26वीं आईनी तरमीम में हमने तो लीडर ऑफ द अपोजिशन कब आएंगे? आप लगता है कि हुकूमत तो अपनी पसंद का लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना चाह रही है? नहीं, देखें, मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ की पहली 2 रोज में जो अपोजिशन बेंचेस पे लोग बैठे हैं, वो वर्कर से लेके लीडर की स्टैचर तक पहुंचे हैं, उनमें ही कई ऐसे चेहरे हैं जो इस ओहदे के लिए बड़े मुनासिब हैं, लेकिन इस पार्टी के अंदर ये तो नहीं उन्हें बताया ना, ये तो उनकी मर्जी है, तो किसको बेहतर समझते हैं? देखिए, और जेयूआई ने भी सपोर्ट कर दिया। ये बात तो दुरुस्त है आपकी कि ये पार्टी का अपना मामला है। ये आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं तो एक पार्टी वर्कर या एक पॉलिटिकल वर्कर होने के एंगल से देख रहा हूं इस तमाम तर मामले को। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मेरी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, मेरी पार्टी के लिए मेहनत है, तो जाहिर बात है एट सम स्टेज जो है पार्टी उसे भी रिगार्ड करे, पार्टी उसे भी कंसिडर करे। तो क्या ये आपका जज्बा जो है, मैं उसको सलाम करता हूँ। पार्टी वर्कर्स के लिए जो आपका जज्बा है बहुत अच्छा है और इसको वाकई सराहा भी जाना चाहिए। लेकिन यही ऑब्जेक्शन आपकी अपनी पार्टी के लोग भी बहुत करते हैं कि आपकी पार्टी खुद तो वर्कर्स का ख्याल नहीं रखती, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप को चाहती है कि वो अपने वर्कर्स का ख्याल रखे। ये दोगली पॉलिसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, हमारी पार्टी से कितने वर्कर्स को ना सिर्फ टिकट मिले बल्कि खवातीन और जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं उसमें भी देखें तमाम वर्कर्स हैं। इवन के पार्टी के अंदर जो हैं वो पीटीआई ने वर्कर को चीफ मिनिस्टर बना दिया खैबर पख्तूनख्वा का। पॉलिटिकल वर्कर से देखें, बिल्कुल यही बात है। सारे ही हम देखें पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, पार्टी का वर्कर हूं। अब देखें, पार्टी ने मुझे भी कहां से कहां पहुंचा दिया, ये तो पार्टी रिगार्ड करती है। और इवन के हमारे पार्टी के वर्कर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे या सूबे के लेवल पे हैं, उनका भी रिगार्ड करती है। और बिल्कुल पार्टी के वर्कर ही पार्टी का असासा होते हैं। मैं अफसार साहब आपको ये जरूर बताऊं, दोनों रोज में क्या कोई ऐसा माकूल चेहरा नहीं है, क्या कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि उसको क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक तो वही शख्स हो सकता है जिसको मेजॉरिटी ऑफ दी एक सपोर्ट होती है फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस, तो वो जिसको चुन लें, जिसको आपने फरमाया कि उसमें तो कोई राय नहीं है। आपने फरमाया पार्टी में कोई माकूल चेहरा, तो आपके ख्याल में महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली के लिए, सरदार नासिर अब्बास सेनेट के लिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए ये माकूल चेहरे नहीं है हुकूमत के मुताबिक? मेरे ख्याल से उनकी अपनी जमात के अंदर कोई माकूल चेहरे की मैंने बात की है, लेकिन बरकैफ मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये तमाम तर मामला जो है ये भी इसी प्रोसेस में ये अब स्पीकर का इस्तकाक है। स्पीकर इसको किस तरह देखते हैं, ज़ाहिरी बात है कि कुछ पास कॉन्डक्ट्स को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा ओहदा होता है, ऐसा आईनी ओहदा है जिसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा। और मेरे ख्याल से इसको पास कॉन्डक्ट को भी देखना चाहिए। मैं पास कॉन्डक्ट पे आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें, अगर पीटीआई अपने इत्तेहादियों को कोई ओहदे देना चाह रही है तो मेरा ख्याल आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। आपने खुद पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में अपने एलायंस के लोग जो हैं वो गवर्नर लगाए हैं, उनको ओहदे दिए हुए हैं, तो आपको पीटीआई पे क्यों इतराज़ है? और कौन सा पास कंडक्ट और किसका क्या हुआ है वो जरा बताएंगे आप हमें? देखिए, मेरे ख्याल से आपको इस आईनी ओहदे के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही थी, किसी स्पेशल कहें कि सियासी जमात की बात नहीं। बात यह कि पूरी अपोजिशन की ये नुमाइंदगी होती है। और इस पहराए में ये ज़रूरी आपको देखने की ज़रूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपके ख्याल में महमूद अचकज़ई या नासिर अब्बास साहब जो हैं, अगर वो बने लीडर ऑफ द अपोजिशन
कौमी असम्बली या सेनेट के, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसमें? देखिए, मैं तो अपने हाउस की हद तक बात करूंगा, और क्योंकि सेनेट के वो चेयरमैन का इस्तेकाक है, वो चेयरमैन देखेंगे, लेकिन मैं अपने हाउस की हद तक बात ज़रूर कर सकता हूँ एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। बिल्कुल देखना चाहिए और देखने की ज़रूरत भी है। आई थिंक पास कॉन्डक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। अभी कुछ अर्सा पहले तक वो आपके इत्तेहादी थे, महमूद अचकज़ई साहब, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, उनके भाई गवर्नर बलूचिस्तान रहे हैं, उनके भतीजे वहाँ पे कैबिनेट में बड़े ओहदों पे रहे हैं, और अब आके अचानक आप समझ रहे हैं कि कोई मसला हो गया, तो हमें बताएं, कौम को बताना चाहिए आपको सच। नहीं, मैं आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम इससे ज़्यादा जो है कमेंट करना वो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, चलें ठीक है। तो आखिर में ये फरमाइएगा कि जो आपका चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस पे आज़ाद कश्मीर पे, तो आखिरी फैसला क्या हुआ है? क्या आप अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद आप चाहते हैं कि नया वज़ीर-ए-आज़म आए, असम्बली तोड़ दे और इलेक्शन करवाए? ये आपका डिमांड है? नहीं, देखिए, अब अदम एतमाद तो अभी तक पेश नहीं हुआ। जब अदम एतमाद पेश होगा, ज़ाहिरी बात है उस वक़्त जो पार्टी का डिसीजन होगा वो सामने होगा। इत्तेहादियों के साथ जो वफाक में हमारे इत्तेहादी हैं और जो मीटिंग्स अभी हुई भी हैं, जो डिसीजन हुआ वो आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसका जिक्र किया, दीगर पार्टी के लोगों ने भी जिक्र किया जो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे और जिनकी मीटिंग हुई। क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, बरकैफ जो मीडिया पे बात आई, जो पार्टी के अंदर बात थी, वो मैंने आपसे शेयर कर दी। उसके अलावा अभी जब भी आएगा अदम एतमाद, तो जो पार्टी की पोजीशन होगी उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ तय है कि अभी फ़िल वक़्त हमने किसी काबीना का हिस्सा बनने या इस हवाले से हमने इज्तिनाब भी किया है। तो कब तक अदम एतमाद आ सकता है आपके ख्याल में? डिले हो जाए? पहले तो बहुत जल्दी में थे आप लोग, लग रहा कि जल्दी वो पूरी नहीं हो रही। देखिए, मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि जब असम्बली का सेशन होगा, वो कॉल हो जाएगा और रेजोल्यूशन मूव हो जाएगी, तो फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स भी हो जाएंगी। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि 27वीं आईनी तरमीम कब तक लेके आ रहे हैं? आपने कहा मंडे को नहीं आ रही, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो कहा है वो उनकी अपनी राय है, कब तक ला रहे हैं आप? मुख्तसरन बता दें। मुख्तसरन यही है कि सांता कम्स क्लोजर टू द क्रिसमस। हाँ, अंग्रेजी लोगों को समझ नहीं आनी, इसका तर्जुमा भी कर दें। देखिए, जब मुनासिब वक्त होगा तो वो आ जाएगी। सेंटा क्लॉज तो आने वाला 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर तो आने वाला है, आप कह रहे दिसंबर तक आएगी? नहीं, मैं महावरतन बात की है, महावरतन बात की है। नहीं, आपको क्रिसमस याद आ रही है ना, 25 दिसंबर आने वाला है, तो आप सेंटा क्लॉज को याद कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अभी वो हमारे यहाँ क्रिसमस नहीं आई, इसकी 27वीं तरमीम की। देखिए, बिल्कुल जब आएगी तो इस हाउस के थ्रू ही आएगी और इन्हीं अरकान असम्बली ने जो है उस पर अपना व्यू देना है और अपनी वोटिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से जब वो आएगी तो आउट इन दी ओपन आएगी और अभी फिल वक्त नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया पैरिस साहब हमसे बात करने का। वज़ीर मुमलकत बराए कानून और इंसाफ। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल ई चालान कराची में अचानक बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं और शहरों में भी ये तजर्बाती बुनियादों पर जारी है, इस्लामाबाद समेत। इसके नुकसान क्या हैं, नफ़े क्या हैं? एक ब्रेक के बाद। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का ई चालान, फ़ायदा या नुकसान। और कराची में ई चालान का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। 5वें रोज़ 4136 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए और इसमें इन ई चालान की तादाद 22,869 से भी बढ़ गई है। तो आप सोचें कितने चालान हो रहे हैं। पहले 3 दिनों के दौरान शहरियों पर 11,55,65,000 रुपये के ई चालान किए गए। और एक तस्वीर आप देखें कि ई चालान जैसे ही शुरू हुए हैं वहाँ पे
जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की रेशो बढ़ गई है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी हैं और कहा यह जा रहा है कि डंपर माफिया जो है वो भी अपने खेल खेल रहा है और उनको क्या रोका जाएगा कि नहीं, उनके कितने चलान हुए हैं, या खाली बेचारे मोटरसाइकिलों पर हेलमेट ना पहनना या चलान या लाइसेंस ना रखने पे ज़्यादा जुर्माना ठोके जा रहे हैं, लेकिन डंपर्स वगैरह पे चलान या जुर्माने बहुत कम हैं उनकी रेशो। तो ये चीज़ें, और फिर एक 4 साल पहले जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उसको भी चलान की चिट घर भेज दी गई। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों की तरबियत की जाए कुछ अर्से तक, और फिर उनके इतने भारी जुर्माने किए जाएँ। और ये जो सिलसिला है ये दूसरे शहरों में भी होना चाहिए। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ई चलान का सिस्टम भी है, लेकिन चलता कोई नहीं है। इस्लामाबाद तकरीबन तबाह हो चुका है। अगर आप ट्रैफिक के निज़ाम की बात करें, पैदल चलने वालों के हुकूक की बात करें, तो इस्लामाबाद एक देहाती शहर का मंजर पेश कर रहा है। गंद यहाँ पे है, सफाई यहाँ पे नहीं है, और CDA और वजारत दाखिला सो रही है और कह रहे हैं कि हमने 2027 में SCO की कॉन्फ्रेंस करवानी है। इसके लिए तैयारियाँ कब होंगी, कैसे होंगी? जो हाल है इस्लामाबाद का, आप देखें, इतना बुरा हाल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्लामाबाद में नहीं देखा। ट्रैफिक कवानीन की कोई पासदारी नहीं करता, कोई ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे नहीं चलते, कहीं एक तुक्का लगे हुए हैं रेड जोन के पास, बाकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा के सिग्नल तोड़ के जाते हैं, और सारी हुकूमत, वफाकी हुकूमत सो रही है। शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान का दारुल खुलाफा हो और वहाँ ट्रैफिक कवानीन की इतनी खिलाफ वर्जी। सोचिए। गुड नाइट।